हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई मूवी के साथ। तो कहानी शुरू होती है एक माइनिंग शिप से, जहां पर माइनिंग के दौरान वर्कर्स को मीथेन गैस की प्योरेस्ट फॉर्म मिल जाती है, जो कि पेश कीमती होती है। जैसे ही वहां के हेड को ये बात पता चलती है, वो जल्दी से ये खबर जाने माने बिजनेसमैन नीरज को देता है। नीरज उसे बताता है कि अभी इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद नीरज जल्दी से दिल्ली आता है और सतपा नाम के मिनिस्टर से मिलता है। वो सतपा को बताता है कि उस सरकारी माइनिंग का टेंडर वो उसको दे दे, क्योंकि वहां से जो ऑयल मिला था वो बहुत कीमती था और इससे नीरज और मिनिस्टर दोनों को बहुत फायदा होगा। सतपा नीरज से कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए और हम कल सुबह मिलते हैं। इसी बीच नीरज उस माइनिंग शिप के हेड को कॉल करता है और बताता है कि वहां पर आग लगा दो ताकि कोई भी वर्कर बच ना पाए, क्योंकि अगर कोई बच गया तो ये खबर लीक हो सकती है। अगले दिन जब नीरज और उसका बाप सतपा से मिलने आते हैं तो सतपा मान तो जाता है, लेकिन वो 1 लाख करोड़ की डिमांड करता है और नीरज से कहता है कि वो 50,000 करोड़ ब्लैक मनी में लेगा, लेकिन 50,000 करोड़ उसे व्हाइट मनी में चाहिए। नीरज ये बात मान जाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि इतने ज्यादा पैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करेगा। अब वहां से वापस आते हुए उसका बाप उसे एक शख्स के बारे में बताता है जो उसकी मदद कर सकता है। वो है दीपक। तो दीपक असल में सीबीआई ऑफिसर होता है, जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार होता है और इस ईमानदारी की वजह से वो अब जेल में होता है, क्योंकि एक बार इसने एक मिनिस्टर का बहुत ज्यादा काला पैसा पकड़ लिया था, जिसके बाद इसी पर केस बन गया, जिसके तहत वो कई सालों से जेल में था और बेकसूर होने के बावजूद उसे सजा मिलेगी। इसलिए नीरज का बाप उसे कहता है कि तुम दीपक के पास जाओ और उसको ऐसी ऑफर दो कि वो इनकार न कर सके और तुम्हारी इस मुश्किल में मदद करे। नीरज ये बात सुनकर जेल चला जाता है और वहां पर दीपक से मिलता है। वो दीपक से कहता है कि मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा और तुम्हारे ऊपर जो भी केस है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दीपक इसे इनकार करते हुए कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मैं जल्द यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम्हारे लिए कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है तो दीपक को सजा हो जाती है। कोर्ट में दीपक की बीवी भी आई होती है और वो इस फैसले को सुनकर रोने लग जाती है। उस वक्त दीपक सोचता है कि नीरज ने मुझे जेल से आज़ाद करवाने को कहा था। साथ ही उसने ये भी कहा था कि वो अपने पैसे और पावर के दम पर इस बात को हमेशा के लिए दबा देगा। अब नीरज की पावर के बारे में सोचने के बाद दीपक उससे दोबारा कांटेक्ट करता है। इस बार वो नीरज के काम के लिए हाँ कर देता है, जिसके बदले में नीरज दीपक को जेल से बाहर निकालता है। साथ ही उसको एडवांस के रूप में कुछ पैसे और घर देता है। दीपक फिर अपने परिवार को लेकर दोबारा काफी खुश होता है। अब दीपक नीरज से पूछता है कि बताओ क्या काम है। तो नीरज उसे बताता है कि मुझे किसी को 1 लाख करोड़ रुपए देने हैं। आधे तो उसने ब्लैक मनी में मांगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी के 50,000 करोड़ उन्हें व्हाइट मनी में चाहिए। तो यही प्रॉब्लम है कि कैसे इतना सारा पैसा ब्लैक से व्हाइट होगा। यहाँ दीपक नीरज को आइडिया देता है कि हम 4 भिखारियों को लाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर उनके नाम से कंपनी लेकर उनके एक अकाउंट स्विस बैंक में खुलवाएंगे। इन चारों अकाउंट के जरिए हम इस सारे पैसे को ब्लैक से व्हाइट करेंगे। दीपक उसे बताता है कि भिखारी इतने पढ़े लिखे तो नहीं होते, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। नीरज को यह प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो दीपक को भिखारी ढूंढने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हमें भिखारी को देखते हैं जिसका नाम देवा होता है। देवा बचपन से अनाथ होता है, वो भीख मांग कर ही अपना गुजारा करने के लिए मजबूर होता है। इसी दौरान वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमारे साथ चलो, जो उसको अच्छा खाना रहना और काम मिलेगा। अब देवा को लगता है कि शायद इन लोगों के पास मजदूरी का काम होगा, इसलिए देवा इन लोगों के साथ चला जाता है। अब इस जगह पर देवा के अलावा और भी 3 भिखारी मौजूद हैं, जिनका नाम घेलू, देवा और खुशबू होते हैं। इनमें से जो खुशबू है वो प्रेग्नेंट है। अपने जैसे लोगों को देखकर देवा बड़ा खुश होता है। देवा भले ही पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन वो बहुत होशियार होता है। इसके बाद दीपक वहां पर आता है और सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर इसके बाद दीपक उन सबकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इस ट्रेनिंग में वो उन सबको सूट बूट पहनना, अच्छे तरीके से बात करना और उठना बैठना सिखाता है। इस दौरान दीपक आधे 50,000 करोड़ रुपए गाड़ी के जरिए मिनिस्टर के घर नीरज के कहने पर पहुंचा देता है। जल्द ही देवा और बाकी सभी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब बारी थी इनके नाम एक नकली कंपनी को रजिस्टर करवाने की और इनके अकाउंट में पैसे जमा करना और फिर इन पैसों को सही जगह ट्रांसफर करना। पहली बारी थी घेलू की। उसके नाम से कंपनी वगैरह खोलने के बाद दीपक उसके बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे के बायोमेट्रिक स्कैन का इस्तेमाल करके पैसे सही जगह ट्रांसफर करवा देता है। अब वो सभी को दीपक ने नीरज से मिलवाया होता है, जो कि भिखारियों से सख्त नफरत करता है। साथ ही नीरज नहीं चाहता कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, इसलिए वो दीपक से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये फैसला करता है कि जैसे जैसे एक एक का काम खत्म होता जाएगा मैं उसे मार दूंगा। जबकि दीपक को लग रहा था कि काम होने के बाद इन सभी भिखारियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नीरज कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए घेलू के पैसे ट्रांसफर होते ही रोबो उसको एक जगह पे लेकर जाता है और मार देता है। अब देवा और बाकी सब घेलू के इंतजार में होते हैं, मगर वो लौटता ही नहीं।
देवा इसके बारे में जब दीपक से पूछता है कि कहाँ गया वो, तो दीपक ये बात सीधा नीरज से पता करता है। नीरज कहता है कि मैंने उसे मरवा दिया, वो मेरे लिए खतरा साबित हो सकता था, उसने मेरी शक्ल भी देखी थी। यहाँ दीपक नीरज के लिए आगे का काम करने से मना कर देता है। नीरज कहता है कि ना करने से पहले ये सोच लो कि तुम सीधा जेल जाओगे और उसके बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा, सोचा है कभी? ये सुनते ही दीपक अपने कदम वापस ले लेता है। उसे अब बेमन से ही नीरज के लिए काम करना होगा। जल्दी से वो दिव्या के भी पैसे ट्रांसफर कर देता है और रोबो दिव्या को भी मार देता है। अब रोबो ड्रिंक आता है और खुशबू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर देवा पहुंच जाता है। वो देवा को बचाकर बाथरूम में छिपा देता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। सुबह तक वो उसी में भूखे प्यासे खुशबू के साथ रहता है और फिर सुबह जब दीपक आता है तो वो दरवाज़ा खोलता है तो दीपक को रोबो की करतूत के बारे में पता चल जाता है, जिस पर रोबो को दीपक सिर्फ धमकी ही देता है क्योंकि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। फिर दीपक देवा को लेकर रजिस्ट्रार के पास जाता है ताकि उसकी कंपनी रजिस्टर हो सके। अब देवा के नाम पर अकाउंट खोलते हैं और पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। मतलब अब देवा का भी काम हो चुका है। उसे भी रोबो एक जगह पे लेकर जाता है और फिर जैसे वो देवा को गोली मारने वाला होता है तो दीपक का कॉल आता है जो बताता है कि बायोमेट्रिक में फेलियर की वजह से दीवा के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तुम उसको सही सलामत वापस लाओ। ये सुनते रोबो जैसे मुड़ता है तो देखता है कि दीवा वहां से भाग चुका है और वो भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर रुक जाता है। स्टेशन पर समीरा नाम की लड़की को देखता है जो बहुत उदास बैठी होती है क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसके कहने पर अपने घर से भाग कर आ गई थी, पर उस लड़के ने समीरा को धोखा दे दिया जिस कारण समीरा अब अपने घर नहीं जा सकती। तभी वो दीवा को वहां पर पड़ा देखती है। वो समीरा से खाने के लिए कुछ मांगता है क्योंकि उसने कल रात से कुछ खाया नहीं होता। अब समीरा के पास एक चॉकलेट होती है, इसलिए वो दीवा को चॉकलेट दे देती है। इसी बीच समीरा अपनी दोस्त को कॉल करके सारी की सारी कहानी बता देती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि तू एक काम कर, मेरे रूम में आ जा, मिलकर कुछ सोचते हैं। अब समीरा अपनी दोस्त के घर चली जाती है, जिस दौरान दीवा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा होता है। वो समीरा से कहता है कि आगे थोड़ी दूरी पर एक मस्जिद है, वहां आज के दिन फ्री में खाना दिया जाता है, क्या आप मुझे वहां पहुंचा सकती है? ये सुनकर समीरा को उस पर दया आ जाती है और वो दीवा को अपने साथ चलने को बोलती है। तब दीवा को दीपक का नंबर याद आता है। दीवा इसीलिए समीरा से उसका फोन मांगता है और दीपक इस दौरान दीवा को ही ढूंढ रहा होता है कि कहाँ गया। इसलिए समीरा के नंबर से कॉल जाने पर वो उस पर ध्यान नहीं देता तो दीवा वॉइसमेल में मैसेज छोड़ देता है और इसी बीच होता है समीरा का फोन ऑफ और फिर समीरा भी दीवा को मस्जिद में छोड़कर अपने रास्ते चले जाती है। इधर दीपक जब वॉइसमेल सुनता है तब उसे दीवा को मैसेज मिलता है और फिर उस नंबर को ट्रेस करके समीरा के पास पहुंच जाता है, जिससे वो दीवा की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसको कहीं देखा तुमने? तो इस पर समीरा उसको सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैंने इसको मस्जिद के पास छोड़ा था। लेकिन फोटो देखकर समीरा की दोस्त के घर वालों को लगता है कि जरूर दीवा वही लड़का है जिसके साथ वो भागी थी, इसलिए समीरा की दोस्त के घर वाले उसे अपने घर से बाहर कर देते हैं। यहाँ नीरज के लोग जब मस्जिद में दीवा को ढूंढने पहुंच जाते हैं तो उन्हें देखकर दीवा सीधे समंदर में कूद जाता है, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह किनारे पर पहुंच जाता है। फिर वो दोबारा समीरा से मिलता है, जिसको देखकर समीरा उससे कहती है अब तो तुम मेरे पीछे मत आना, तुम्हारी वजह से मैं भटक गई हूँ। पर दीवा उसके पीछे पीछे उसके हॉस्टल के पास पहुंच जाता है और इधर नीरज दीपक से कहता है कि जल्दी से जल्दी बाकी के पैसे ट्रांसफर करो और साथ ही उस दीवा को ढूंढो जो 10,000 करोड़ रुपए लेकर भागा है और उसे कुछ नहीं पता। अब वो खुशबू के साथ भी वही करता है और शायद उसके पैसे ट्रांसफर होने के बाद उसे भी मार दिया जाता है। इसी बीच नीरज उस रजिस्ट्रार को भी मरवा देता है जिससे दीवा मिला था। बहुत मुश्किल से वो उस जगह पर दीपक से मिलने पहुंच जाता है जहां पर उसे रखा गया था। अब दीपक दीवा को देख कुछ कह पाता तभी वहां पर रोबो आ जाता है। दीवा को तो अभी तक ये लग रहा था कि दीपक बहुत ही अच्छा आदमी है, मगर वो भी रोबो जैसे लोगों के साथ मिला हुआ है। ये देखकर दीवा वहां से भाग जाता है। रोबो उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच कुछ जंगली कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और फिर रोबो के घायल होने की खबर सुनकर नीरज तो बिल्कुल बौखला जाता है कि ये कैसे हो गया। वो दीपक से कहता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को जल्दी से खत्म कर दो। दूसरी तरफ दीवा जो कि थोड़ा घायल हो गया था वो समीरा के हॉस्टल में पहुंच जाता है, जहां उसकी ये हालत देखकर समीरा उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, पूछती है तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो बहुत गुस्सा होती है और दीवा को उल्टा सीधा कह जाती है, साथ ही हॉस्पिटल का बिल भरकर चली जाती है। दूसरी तरफ दीपक तिरुपति पहुंच जाता है, जहां से उसको पता चलता है कि दीवा बचपन में ही अनाथ हो गया था और उसका दिमाग बहुत तेज था, मगर उसको एक जल्लाद ने खरीद लिया और उससे भीख मंगवानी शुरू कर दी, नहीं तो आज वो भिखारी नहीं होता। और यहाँ दीपक को पता चलता है कि दीवा की एक बहुत अजीब आदत है, जो भी दीवा के साथ अच्छे से पेश आता है या उसकी अच्छी मदद करता है तो दीवा उसका पीछा नहीं छोड़ता। दीपक समीरा को कॉल लगाकर पूछता है कि तुम्हारी मुलाकात फिर से उस दीवा से हुई क्या? अब दीपक जैसा आदमी एक भिखारी को क्यों ढूंढ रहा है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। ये सोचकर समीरा दीपक से झूठ बोलती है कि नहीं, मैं तो दोबारा नहीं मिली उससे। उधर दीवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर समीरा के हॉस्टल उससे मिलने पहुंच जाता है। उसको देखकर समीरा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें लोग इतना ढूंढ क्यों रहे हैं? दीवा कहता है कि मुझे भी नहीं पता, ये लोग मुझे एक आदमी के पास लेकर गए थे कुछ पेपर्स को साइन करवाने के लिए। उस आदमी ने मुझे अपना एक कार्ड दिया था, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता।
जो कि उस कार्ड में एड्रेस देखकर दीवा को बता कर कहती है कि तुम इनसे जाकर मिलो, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं। तो दीवा उस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि रजिस्ट्रार तो 2 दिन से गायब है क्योंकि उसको नीरज ने मरवा दिया। अब दीवा सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और उस रजिस्ट्रार की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने लग जाता है। तो दीवा जब इंस्पेक्टर अशोक को अपने भिखारी होने की सच्चाई और उस रजिस्ट्रार के पास जाने की कहानी बताता है तो अशोक उसको भिखारी समझकर खूब मारने लग जाता है। लेकिन दीवा चिल्लाते हुए कहता है कि एक अमीर आदमी ने हमें इकट्ठा करने को कहा था। उसी वक्त दीवा को एक मैगजीन दिखती है जिसमें नीरज की तस्वीर बनी होती है और उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए दीवा कहता है, इसी आदमी ने हमें इकट्ठा करने के लिए कहा था। और जब अशोक ये सुनता है ना तो वो दीवा से पूछता है कि तुम्हें पता है तुम उस रजिस्ट्रार से कहाँ मिला था। अब दीवा की याददाश्त तो बहुत तेज है, तो वो अशोक को रजिस्ट्रार के फ्लैट तक लेकर जाता है, जहाँ का वॉचमैन अशोक को बताता है, सर हफ्ते में 2 बार लड़कियों को लेकर यहाँ पर आते थे। अशोक उस वॉचमैन से चाबी लेकर फिर फ्लैट की तलाशी लेता है, जिस दौरान उसको एक अजीब सी अलमारी दिखती है, जिसे खोलते ही दीवा और अशोक दोनों हैरान, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रार ने अपनी काली कमाई रखी थी। उस अलमारी में बहुत सारा कैश और सोना रखा हुआ था। अशोक ये देखकर समझ चुका था कि दीवा उससे सच कह रहा है। दीपक जल्दी से तिरुपति से वापस आ जाता है और वापस आते ही वो सीधा समीरा से मिलकर उसको धमकाता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, बताओ कि दीवा कहाँ है। और समीरा डर की वजह से बता देती है कि दीवा रजिस्ट्रार के ऑफिस गया है। दीपक जल्दी से ऑफिस पहुंच जाता है तो उसे वहां पता चलता है कि दीवा पुलिस स्टेशन में है और पुलिस स्टेशन में पता लगता है कि दीवा अशोक के साथ कहीं गया हुआ है। फिर दीपक अशोक का फोन ट्रेस करके उस जगह पहुंच जाता है जहां अशोक पहले ये पूरी गुत्थी सुलझा चुका था और उसने दीवा को भी सब कुछ बता दिया था कि उसके अकाउंट में पूरे 10,000 करोड़ रुपए हैं। लेकिन दीपक अशोक पर ही गन तान देता है और इन दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी होने की वजह से दीपक के हाथों गोली चल जाती है और अशोक मारा जाता है। ये देखकर दीवा एकदम हैरान, वो समझ चुका था कि दीपक उसको भी गोली मार देगा, इसलिए दीवा वहां की छत से कूदकर भाग जाता है। और दीवा को भी खुद पर यकीन नहीं होता कि उसने एक पुलिस वाले को मार दिया। इसलिए दीवा को यह अंदेशा तो हो गया था कि शायद नीरज अपना काम पूरा होने के बाद मुझे भी मार देगा। इसलिए वो सबसे पहले अपने परिवार को देश के बाहर एक जगह सेफ भेज देता है। फिर वो नीरज के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके एक बैग में छुपा देता है। इधर दीवा समीरा के पास आता है और उसे बताता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए हैं, इसलिए वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और अब आपकी जान को भी खतरा है। समीरा ये सुनकर डर जाती है और दीवा के साथ भागने पर मजबूर हो जाती है, जिस दौरान दोनों का सामना कई बार नीरज के गुंडों से होता है, पर दोनों किसी तरह बच जाते हैं। इसी बीच दीवा एक भिखारी की लाश को देखता है जिसे कुत्तों को खिलाने के लिए गाड़ी में भरकर ले जा रहा होता है। उसको देखकर दीवा उनको रोकता है और कहता है, मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। अब दीवा समीरा के साथ उस रजिस्ट्रार के घर पहुंच जाता है और समीरा से कहता है कि तुम वॉचमैन से जाकर कहो कि तुम्हें सर ने भेजा है, वो कुछ देर में आ रहे हैं, ये कहो, और ये भी कहो कि मुझे चाबी लेकर घर के अंदर जाना है। समीरा ऐसा ही करती है और वॉचमैन उसको चाबी दे देता है, जिससे समीरा घर के अंदर चली जाती है और दीवा भी छुप के अंदर जाता है, जहां वो उस अलमारी को खोलता है और समीरा इतना सारा पैसा और सोना देखकर हैरान हो जाती है। मगर दीवा सिर्फ इतना ही पैसा लेता है जितना कि उसको जरूरत होती है। दीवा फिर इन पैसों से उस भिखारी का अंतिम संस्कार करता है, जो देखकर समीरा को बड़ा अजीब भी लगता है कि ये दीवा कैसा आदमी है, एक अजनबी का अंतिम संस्कार कर रहा है। अब से दीवा को समझ आ चुका था कि उसके अकाउंट में जो 10,000 करोड़ रुपए हैं, उनका इस्तेमाल वो सिर्फ भिखारियों की जिंदगी बेहतर करने के लिए करेगा। कि मुझे मेरे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो नीरज उसे पूछता कि अच्छा तुझे वो सारे पैसे चाहिए? तो देवा कहता कि हाँ सारे पैसे चाहिए। इतना कहकर वो कॉल काट जाता और नीरज तो बिल्कुल बौखला जाते हैं और अपने आदमी से कहता है कि देवा जहां पर देखे उसे मार दो, मैं कहीं और से कर लूंगा पैसों का इंतजाम। इधर देवा समीरा से कहता कि मुझे नीरज और दीपक से कुछ भी करके अपना हिसाब चुकता करना है। लेकिन समीरा का मन होता है कि वो लोग रजिस्ट्रार के सारे पैसे लेकर फरार हो जाएं और एक अच्छी जिंदगी जिएं, लेकिन देवा उसे मना कर देता है। फिर देवा निकल पड़ता है दीपक को ढूंढने, जिसे वो जल्दी ढूंढ लेता है और फिर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। जब दीपक को होश आता है ना, तो देवा उससे कहता है कि मुझे मेरे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, वो आप मुझे दे दो, मैं आपको जाने दूंगा। तो दीपक देवा को समझाता है कि मैं अब नीरज के लिए काम करने को मजबूर हूँ, वो तुझे खत्म कर देगा, तू यहाँ से कहीं और निकल जा। मैंने बड़ी ही मुश्किल से खुशबू को बचाकर उसकी नजरों से छुपा कर रखा हुआ है, नहीं तो अभी तक उसके लोग खुशबू को बड़ी बेरहमी से मार डाल देते। देवा खुशबू का नाम सुनते दीपक से कहता है कि खुशबू कहाँ है, मुझे उसके पास लेके चलो। तो इस पर दीपक देवा और समीरा को लेकर एक हॉस्टल में जाता है, जहां देवा खुशबू से मिलकर बड़ा खुश होता है। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे दीपक का पेशा करते हुए नीरज के गुंडे पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर दीपक देवा समीरा और खुशबू को सेव कर लेता है और खुद उनके हिस्से की गोलियां अपने सीने पर खा लेता है। हालांकि वो भी पहले सीबीआई ऑफिसर था, इसीलिए वो सभी गुंडों को मार डालता है। और ऐसे माहौल में खुशबू एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। फिर मरने से पहले दीपक देवा को एक जगह का पता बताता है और कहता है कि वहां तुम्हें एक बैग मिलेगा जिसके अंदर नीरज के खिलाफ सारे सबूत हैं, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। दीपक के मरने के बाद देवा उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहां काफी सारे पैसे मौजूद होते हैं, जो कि सब नीरज का था।
देवा रात के वक्त इन पैसों को नीरज के घर के बाहर रखवा देता है, जिससे मीडिया की नज़र इस पर पड़ जाती है और हर तरफ यही न्यूज़ेस चलती हैं। उसके साथ अगले दिन देवा नीरज को एक पेन ड्राइव भेजता है जिसमें उसके खिलाफ सारे सबूत होते हैं और साथ ही दीपक का कबूलनामा भी कि कैसे नीरज ने एक मिनिस्टर के साथ मिलकर टेंडर को हासिल किया और उसके बदले उसने मिनिस्टर को 1 लाख करोड़ की पेमेंट की। देवा नीरज को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये सारे सबूत मैं मीडिया को दे दूंगा। अब नीरज ये नहीं चाहता था तो वो देवा से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो बताओ। तो देवा कहता है कि भाई तुम भिखारियों और गरीब लोगों से नफरत करते हो, तो एक काम करो, अगले 24 घंटे तुम एक भिखारी की जिंदगी जियो और हाँ, कोई चालाकी नहीं, मेरी नज़र तुम पर रहेगी। और फिर नीरज भीख मांगना शुरू कर देता है। इस पूरे वक्त देवा कॉल करके उसे अलग तरीके से भीख मांगने को कहता है। नीरज ने भी अपने पास अपने आदमी रखे होते हैं ताकि जैसे देवा दिखे उसे खत्म कर दें, लेकिन देवा इन सभी से बचकर नीरज को मारते हुए कूड़े की ढेर के पास लेके आता है। वो नीरज से कहता है कि तुमने इतने लोगों की जान ली, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? नीरज कहता है कि नहीं, पैसे के आगे पूरी दुनिया झुकती है और उसे कमाने और पावर हासिल करने के लिए मैं ऐसे कई कीड़े मकोड़ों को कुचल सकता हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए इन सबूतों के बदले? यहाँ देवा बोलता है कि तुम खुशबू को वापस ला सकते हो, अगर ला सकते हो तो मैं अभी वो सबूत दे दूं तुम्हें। देवा की बात से नीरज गुस्सा होकर उसे मारने लग जाता है, तो देवा एक चाकू से नीरज के गले पर वार करता है और उसे वहीं मार डालता है। जिसके बाद देवा और समीरा और खुशबू की बेटी को लेकर कहीं दूर चले जाते हैं, क्योंकि देवा के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए होते हैं, जिसको निकालने का तरीका अभी उसको आता नहीं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपने इस कहानी से एक अच्छा सबक सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।